नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने जा रहे हैं जो हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। हम 2011 के एक ऐसे अभूतपूर्व भू राजनीतिक शतरंज के खेल को समझेंगे जो लंबे समय तक खुफिया फाइलों में दबा रहा। एक ऐसी सच्ची घटना जो बताती है कि कैसे एक अकेले एजेंट की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की पूरी दिशा ही बदल सकती है। आइए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, कोई देश अपने सबसे बड़े, दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड दुश्मन की तलाश में जानबूझकर देरी क्यों करेगा? बिल्कुल अटपटा लगता है ना? लेकिन सोर्स मटेरियल के मुताबिक 2011 में पाकिस्तान में हुई एक अचानक गिरफ्तारी ने इतिहास के सबसे बड़े मैनहंट पर अचानक से ब्रेक लगा दिया था। आइए समझते हैं कि आखिर ये रणनीतिक मजबूरी थी क्या। भाग 1, द डिप्लोमैट्स डेडली सीक्रेट। तो इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीचों बीच थे रेमंड एलन डेविस। कागजों पर देखा जाए तो वो एक आम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे, लेकिन असल में वो एक CIA एजेंट और पूर्व डेल्टा फोर्स ऑपरेटिव थे। उनका खास मिशन था हाफिज सईद को टारगेट करना। दरअसल चीन ने हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था और इसी वजह से अमेरिका ने ये खुफिया रास्ता चुना था। लेकिन ये सीक्रेट मिशन बहुत जल्द एक भयंकर अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल गया। दिन दहाड़े पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 2 शूटर्स ने रेमंड एलन का पीछा करना शुरू किया। अब क्योंकि एलन के पास कॉम्बैट ट्रेनिंग थी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में दोनों को गोली मार दी। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा अफसोसनाक था। अमेरिकी दूतावास की एक बैकअप गाड़ी एलन की मदद के लिए तेजी से आ रही थी और गलती से उसकी टक्कर लगने से एक तीसरे शख्स की जान चली गई। नतीजा क्या हुआ? रेमंड एलन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे पाकिस्तान में भयंकर जन आक्रोश फैल गया। सड़कों पर भारी विरोध होने लगा। सरकार पर इतना ज्यादा आंतरिक दबाव बन गया कि एलन को फांसी देने की मांग उठने लगी। उस वक्त के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो इस्तीफे तक की धमकी दे डाली और तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने भी सरेआम मौत की सजा की मांग का समर्थन कर दिया। साफ है, ये अब कूटनीति से बढ़कर एक देश के सम्मान का मुद्दा बन चुका था। भाग 2, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस डिलेमा। आप देखिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। जब रेमंड एलन पाकिस्तान की एक जेल में कैद थे, ठीक उसी वक्त CIA के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी। उन्होंने ये पक्का कर लिया कि उसामा बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही छिपा है। सोचिए, CIA की एलेक्स स्टेशन नाम की यूनिट 1996 से उसे ट्रैक कर रही थी। सालों की मेहनत के बाद वो लादेन के बिल्कुल करीब थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना एक बेहतरीन एजेंट उसी देश में फंसा हुआ था। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने मानो एक असंभव सी चुनौती आ खड़ी हुई। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ अगर अमेरिका लादेन को मारने के लिए तुरंत रेड करता है तो पाकिस्तानी सरकार अपनी शर्मिंदगी छिपाने और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए रेमंड एलन को 100% फांसी पर चढ़ा देती। दूसरी तरफ रेमंड को बचाने पर फोकस करने का सीधा मतलब था लादेन वाले ऑपरेशन को होल्ड पर डालना। ये सच में एक बहुत बड़ा और मुश्किल धर्म संकट था, और जो अंतिम फैसला लिया गया वो वाकई हैरान करने वाला था। CIA और अमेरिकी सरकार ने तय किया कि वो ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन को तब तक के लिए टाल देंगे जब तक रेमंड एलन को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया जाता। दुनिया के सबसे बड़े मैनहंट को रोक देना, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये एजेंसी अपने एजेंट्स को पीछे न छोड़ने के असूल को कितनी ज्यादा अहमियत देती है। भाग 3, द ब्लड मनी सोल्यूशन। इस भयंकर कूटनीतिक दुष्वप्र यानी डिप्लोमैटिक नाइटमेयर से बाहर निकलने के लिए हाई लेवल पर बातचीत शुरू हुई। CIA चीफ लियोन पैनेटा और ISI चीफ अहमद शुजा पाशा ने सऊदी अरब में एक बेहद गुप्त मुलाकात की। इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए सऊदी अरब ने एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभाई। मकसद बस ये था कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे पाकिस्तान की जनता भी बगावत न करे और मामला भी शांति से सुलझ जाए। और इस मीटिंग से जो कानूनी रास्ता निकलकर सामने आया वो था शरिया कानून का एक प्रावधान जिसे दियत या ब्लड मनी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए और वो दिल से सहमत हों तो आरोपी को कानूनी तौर पे माफ किया जा सकता है। एक तरह से ये दोनों देशों के लिए एक परफेक्ट और सुरक्षित कानूनी लूपहोल था। भाग 4, एंटर द वुल्फ। अब तक ये मामला सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नहीं रह गया था। रूस की FSB जैसी दुनिया भर की कई खुफिया एजेंसियां इस पूरे संकट पर टकटकी लगाए बैठी थी। हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरह से अपमानित होगा।
दांव बहुत ऊंचे थे और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है एक बेहद रहस्यमयी एजेंट की, जिसका कोड नेम था वुल्फ। सोर्स मटेरियल इस ऑपरेटर की पहचान को लेकर पूरी तरह से रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखता है। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि ये कोई इंडिपेंडेंट ऑपरेटर था, जबकि कुछ इसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जोड़कर देखते हैं। खैर, पहचान जो भी हो, इनका एकमात्र काम बिल्कुल साफ था, पीड़ितों के परिवारों को किसी भी कीमत पर उस माफीनामे के लिए राजी करना। ये काम इतना आसान नहीं था। मारे गए तीनों लोगों के परिवार वालों और गवाहों की कुल संख्या थी 48। जी हाँ, 48 अलग अलग लोग। इन सभी को एक साथ इस माफीनामे के लिए मनाना वुल्फ के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही चौंकाने वाला और थोड़ा डरावना फैक्ट सामने रखता है। उन 48 गवाहों में से 27 गवाह अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। वो इसके बाद कभी देखे ही नहीं गए। हम यहाँ सिर्फ तथ्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये निष्पक्ष डेटा खुद बयां करता है कि इस ऑपरेशन को किस स्तर पर जाकर कितनी खामोशी से अंजाम दिया जा रहा था। बाकी बचे परिवारों की बात करें तो उनके लिए $2.4 मिलियन यानी करीब 24 लाख डॉलर का इंतजाम किया गया। कथित तौर पर यही वो ब्लड मनी थी जो उन परिवारों में बांटी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि वे कोर्ट में आए और शरिया कानून के तहत रेमंड डैलन को उन्होंने माफी दे दी। जो असंभव लग रहा था वो आखिरकार मुमकिन हो गया। भाग 5 द 47 डे वेट। एक बार इस पूरी टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। 27 जनवरी को एलन की गिरफ्तारी होती है। उसने ठीक 27 दिन पाकिस्तान की जेल में काटे। वहां से उसकी सुरक्षित रिहाई होती है और वो तुरंत अमेरिका लौट जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद लादेन पर हमला नहीं हुआ। अमेरिका ने जानबूझकर ठीक 47 दिनों का एक रणनीतिक, बहुत ही कैलकुलेटेड इंतजार किया और फिर 2 मई 2011 को ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत सील टीम 6 पाकिस्तान में दाखिल होती है और ओसामा बिन लादेन को मार गिराती है। सोर्स में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला कोट है, अगर मैं एक अमेरिकी होता तो 30 दिन के अंदर जेल से बाहर आ गया होता। ये एक छोटी सी लाइन इस पूरे मामले के सबसे बड़े सच को सामने लाती है। ये दिखाती है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी अपने ही एक आदमी को बचाने के लिए सच में किस हद तक जा सकती है। इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने विचार करने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छूट जाता है। एक खुफिया एजेंसी की वफादारी की रणनीतिक सीमाएं असल में क्या होती हैं? दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मन को मारने का मौका टाल देना सिर्फ इसलिए ताकि अपने एक अकेले ऑपरेटर को सुरक्षित निकाला जा सके, यह हमें भू राजनीति और खुफिया दुनिया के उन विशाल समझौतों की एक झलक दिखाता है जो अक्सर आम दुनिया की नज़रों से बिल्कुल छिपे रहते हैं। ऐसे ही और गंभीर मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमेशा जानकारी तलाशते रहें।